हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक पिछला चल रहा था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम कैसे कोडिंग की जाती है, कोडिंग किसको कहते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो जो कोडिंग होती है इसका अर्थ होता है उत्तरों को संख्यात्मक मूल्यों में बदलना या आधार सामग्री को एक संख्या प्रदान करना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप जो संकेतीकरण कर रहे हैं, एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको कि उत्तरदाताओं को धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करना है। पूछे गए प्रश्न पे कि आप पूछते हैं कि आपका धर्म क्या है। जब आप क्वेश्चन आर बनाते हैं तो उसके आगे होता है धर्म, है ना। धर्म के आधार पर आप बनाते हैं आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, एससी हैं, एसटी वर्ग हैं। तो ये जो धर्म बनते हैं तो आप उनको क्या कहते हैं, क्रम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 1 हिंदू, 2 पे मुसलमान, है ना। तो ये जो संख्या है यही आधार मानकर हम लोग क्या करते हैं, जब कोडिंग करते हैं कंप्यूटर पे भी तो इसी संख्या को आधार मानकर कोडिंग करते हैं। यानी कि वहाँ पूरा अगर किसी के आगे लगा है 2 तो आप समझ सकते हैं वो मुस्लिम होगा, 1 लिखा है तो यानी कि हिंदू होगा। इस तरह से ये कोडिंग क्या करती है, एक तरह की संख्या प्रदान करके इसका भार प्रदान किया जाता है ताकि ये कोडिंग हो सके। अगला है आपका कि इसके प्रकार क्या होते हैं। तो इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है हस्त सारांश में प्रयुक्त संकेत, ठीक है, जो हाथ से लिखे जाते हैं। इसमें आप देखते होंगे कि कहीं कहीं क्वेश्चन पर लिखा होता है येस या नो पे, है ना। येस के आगे वाई और नो के आगे एन। तो इस तरह की जो होती हैं वो हस्तलिखित होती हैं, हाथ से लिखी या बनाई जाती हैं। दूसरा होता है यांत्रिक टैबुलेशन जो होता है उसमें जो संख्यात्मक संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6। इस तरह से संख्यात्मक जो चीज़ें होती हैं इनका प्रयोग किया जाता है। 0 से 9 तक ही इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम टैबुलेशन की बात करेंगे, सारणी की क्या होती है। तो सारणी का तात्पर्य होता है कि प्राप्त सूचनाओं में अनेक स्तंभों पंक्तियों को व्यवस्थित करके उन्हें क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना। टैबुलेशन आपने देखा होगा ना, तालिका। आप कोई बुक पढ़ते हैं, अगर किसी का रिसर्च पढ़ रहे हैं तो भी टैबुलेशन इसमें दिया हुआ होता है। तो इसी को ही आप क्या करते हैं, इन पंक्तियों को व्यवस्थित, वहाँ पर आप देखते हैं कि पंक्तियों को व्यवस्थित कर दिया गया है और कम समय में आप उन चीज़ों को समझ लेते हैं सरलता से। पीवी यंग कहते हैं कि जो सारणी होती है इसको सांख्यिकी आशुलिपि भी कहा जा सकता है। सारणी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो तुलनात्मक आधार पर विभिन्न तथ्यों की प्रकृति को स्पष्ट करना होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक दे देते हैं आपको टैबुलेशन का। तो मान लीजिए कि हम करने जा रहे हैं कि 1980 और 2000 के बीच में जो भारत है, नेपाल है, बर्मा, बांग्लादेश में जो भूकंप है वो कितने आए हैं और उनकी जो तीव्रता कितनी रही है, उनकी संख्या, मरने वालों की संख्या कितनी है। तो इसके आधार पर हम टैबुलेशन बना लेते हैं। मान लीजिए ये टैबुलेशन है आपका, है ना। एक टैबुलेशन हमने बना लिया एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये मान लीजिए ये टैबुलेशन है, आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ऊपर टैब लिखा है, ये जो लिखा होता है ये यहाँ पे लिखा जाता है तालिका की संख्या। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यदि 1 तालिका से संबंधित कोई भी तालिका और होती है तो क्या लिख लेंगे, 1.1 1.2, इस तरह से पूरा विवरण समझाते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट जो होता है, ये स्टेट है ना, स्टेट पे यहाँ पर हम राज्य के नाम लिखेंगे। जम्मू कश्मीर है ना, यूपी में है, किस राज्य का है, भारत का है ना। तो इस तरह से यहाँ पर वो लिखेंगे। उसके बाद स्टेट के बाद लिखेंगे शहर, किस शहर में, जम्मू कश्मीर के किस शहर में हुआ, जम्मू में हुआ, यूपी में हुआ तो कहाँ पे हुआ, सीतापुर में हुआ। इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। वर्ष में क्या लिखेंगे, वर्ष में लिख लेंगे कि अगर बताया ना कि 1980 से, तो 1980 से बीच में 2000 के बीच में क्या हुआ है, 1980, 1920, ठीक है, 1980। आगे चलते हैं तो 1982, इस तरह से यहाँ पर क्रम लिख लेते हैं। फिर तीव्रता में क्या लिखेंगे, 5.5, 3.5, 6.5, यहाँ की कितनी तीव्रता से आया है भूकंप। इसके अलावा जो मृतकों की संख्या है, यहाँ पर मृतकों की संख्या लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो जहाँ राज्य, ये आप देखें राज्य,
ये राज्य हैं जहाँ शहर राज्य ये सब लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? सारणी शीर्षक। ठीक है, इसको कहते हैं सारणी शीर्षक। और ये जो आपके ये रेखाएं ये हैं नीचे जो आप राज्य के नाम दिए हुए हैं, इनको कहते हैं अनुशीर्षक। ठीक है, इनको कहते हैं अनुशीर्षक। इसके बाद जो पड़ी हुई रेखाएं होती हैं, खड़ी और पड़ी हुई रेखाएं हैं। ठीक है, ये पड़ी हुई रेखाएं, खड़ी रेखाएं हैं। इसके बाद जो आप अगर ये आपने खुद बनाया है तो ठीक है, अन्यथा अगर आपने इसको कहीं से लिया है, यानी कहीं से उठाया है इस चीज़ को, किसी मैगज़ीन से, किसी पेपर से, या मैगज़ीन भी आती है इंडिया टुडे वगैरह से अगर आपने उठाया है, तो सबसे नीचे यहाँ पे लिखेंगे सोर्स। ठीक है, सोर्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा ये मान लिया जाता है कि आपने इस चीज़ को चोरी किया है, कहीं से बिना अनुमति लिए हुए लिया है। तो आप यहाँ पर सोर्स लिखेंगे कि आपने कहाँ लिया है। सोर्स में आप डाल सकते हैं इंडिया टुडे, कुछ भी डाल सकते हैं। अगर कोई पॉइंट है तो आप सितारा का चिन्ह लगा के यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इस तरह से टैबुलेशन ये तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं टैबुलेशन इस तरह से तैयार किया जाता है। अब हम इनकी सारणियों के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, तो इनको दो आधारों पे बांटा गया है। पहला है उद्देश्य के आधार पर। इसमें दो भागों में बांटा गया है। समान उद्देश्य वाली सारणी, ये सारणियाँ साधारणतः काफ़ी लंबी होती हैं और तथा इनका प्रयोग किसी रिपोर्ट के साथ संलग्न परिशिष्ट के रूप में किया जाता है। जो प्रतिवेदन की रिपोर्ट होती हैं बड़े बड़े सरकारी, तो उसमें यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे सड़क बनाना है, पुल बनाना है, इस तरह के टैबुलेशन यहाँ पर अधिकतर यहाँ पर किया जाता है। विशिष्ट उद्देश्य वाली, इसको कॉक्सटन और कॉडेन ने ऐसी सारणियों को संक्षिप्त सारणी या संदर्भ सारणी अथवा मूल सारणी के नाम से संबोधित किया है। यह आकार में साधारणतः छोटी होती हैं और इस प्रकार की सारणियों में बनाने के लिए माध्य, प्रतिशत, अनुपात तथा गुणांक आदि का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं रचना के आधार पर। इसको चार भागों में बांटा गया है। सरल सारणी, ठीक है, बताते भी चलते हैं आपको, टैबुलेशन आपको बताते भी चल रहे हैं। सरल सारणी, मान लीजिए सरल सारणी किसको कहेंगे? जो इस सारणी में एक विशेष गुण को या विशेषता को स्पष्ट करता हो। मान लीजिए कि हमें आयु के अनुसार जनसंख्या का वितरण करना है, तो हम इस तरह के बना लेते हैं, इस तरह का टैबुलेशन बना सकते हैं। मान लीजिए ये एक हमने लाइन खींची है, ठीक है, टैबुलेशन बना लिया है। यहाँ पे लाइन खींची है, ऊपर लिखेंगे शीर्षक आयु के आधार पर जनसंख्या का विवरण, यहाँ पे आयु वर्ग लिख देंगे और यहाँ पर जनसंख्या। तो ये आयु के आधार पर जनसंख्या का वितरण कर रही है, यानी कि सरल रूप से है। अब हम बताते हैं द्विपक्षीय। द्विपक्षीय कैसे होगा? द्विपक्षीय आयु और लिंग के आधार पर, ठीक है, आयु और लिंग के आधार पर अगर हम विभाजित करते हैं तो इस तरह से होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर अगर आयु लिंग के आधार पर करते हैं। अब पहले तो हमने किया था किसके आधार पर? आयु के आधार पर जनसंख्या वितरण। अब हम यहाँ लिंग भी ले रहे हैं, लिंग भी जोड़ रहे हैं, जेंडर क्या है। तो ये जेंडर जब जोड़ेंगे तो ऊपर जनसंख्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखेंगे? पुरुष और स्त्री, ठीक है, पुरुष और स्त्री और योग टोटल यहाँ पर हम लिख देंगे इसका। ये होता है, ये क्या करता है? ये द्विपक्षीय सारणी होती है और इसके अंतर्गत दो विशेषताएं प्रकट होती हैं। अब हम बात करते हैं त्रिपक्षीय सारणी की। इस प्रकार की सारणी की तथ्यों की तीन विशेषताएं अथवा गुणों को स्पष्ट करता है। मान लीजिए यहाँ पर हमने ये जो स्त्री पुरुष है, अगर हम यहाँ पर इसको कर दें साक्षरता के आधार पर, है ना, साक्षरता के आधार पर कर दें, तो जो स्त्री पुरुष में क्या करेंगे हम? पुरुष में हम एक लिखेंगे साक्षर कितने हैं, फिर निरक्षर कितने हैं और फिर योग उनका टोटल कितना है। इसी तरह महिलाओं में भी हम करेंगे कि इनकी साक्षर कितने हैं, निरक्षर कितने हैं और इनका योग क्या है। तो इस आधार से हम टैबुलेशन कर लेते हैं और ये तीन विशेषताओं को स्पष्ट करें। कौन कौन सी? आयु, जेंडर एंड आपका साक्षरता, आपकी साक्षर कितने हैं, एजुकेटेड कितने हैं, ये लोग इस आधार पर स्पष्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं बहुपक्षीय सारणी की। जो इस प्रकार की सारणी में तथ्यों की अनेक विशेषताओं अथवा गुणों को स्पष्ट किया जाता है। तो ये जो सारणी होती है, मान लीजिए
कि यहाँ पर हमने लिख लिया स्टेट, एक और कॉलम बढ़ा दिया इसमें आगे हमने ये हमने आगे बढ़ा दिया एक कॉलम स्टेट का भी, स्टेट का कॉलम एक बढ़ा लिया हमने स्टेट का, और फिर आयु एज, है ना। तो अब हमने कॉलम बढ़ा लिया। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ हमने स्टेट डाल दिया, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पे एज डालेंगे 0 से 20 साल तक, और उसके बाद 20 से 40, 40 से 60, 60 से अधिक। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे उत्तर प्रदेश में इनों की संख्या, फिर यहाँ पर राजस्थान लिख लेंगे, राजस्थान में भी इसी तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो ये राज्य के आधार पर हो गया। फिर यहाँ पुरुष और स्त्री में क्या होगा, वही रखेंगे कि साक्षर, निरक्षर और योग। यहाँ महिलाओं में भी साक्षर, निरक्षर और योग। तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं, ये बहुपक्षीय हो जाता है, यानी कि हम प्रत्येक राज्य में कितने जो आयु वर्ग के लोग हैं वो कितने साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं, इनका हम टोटल यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं बहुपक्षीय, यानी कि बहुत पक्ष को हम यहाँ तक देख रहे हैं। अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, सारणी की इम्पोर्टेंस क्या होती है, तो सारणियों द्वारा तथ्यों को सरलता से प्रदर्शित किया जाता है तथा उन्हें याद रखना बहुत आसान होता है। सारणियों को किसी विशेष समूह की सामाजिक, आर्थिक, मनोवृत्तियों, पारिवारिक, आर्थिक, भौगोलिक विशेषताओं को इसमें समावेश किया जाता है। भौगोलिक बताया ना, राज्य है ना, मन, सामाजिक, आर्थिक, उनका स्टेटस से भी आप मान सकते हैं कि इनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, प्रति व्यक्ति आय है ना, इस आधार पर हम यहाँ पर माप सकते हैं। या उन्होंने जो सुविधाएं ले रखी हैं उसके आधार पर आपके यहाँ रेडियो है, टेलीविज़न है या नहीं है, इस आधार पर इस तरह से माप भी किया जा सकता है। इसमें तुलनात्मक अध्ययन करना संभव हो जाता है, यानी कि जो स्त्री और पुरुष हैं, अगर हमें यहाँ तुलनात्मक अध्ययन करें कि इसमें दोनों में साक्षर कितनी, या बात करें कि जो पुरुष और स्त्री हैं, है ना, हायर एजुकेशन में कितने लोग दाखिला लेते हैं, तो इसके आधार पर भी अगर हम दोनों का प्रतिशत निकालते हैं तो यहाँ स्पष्ट हो जाएगा कि किस वर्ष में कितनी महिलाओं ने ड्रॉप आउट किया है, उन्होंने एजुकेशन नहीं लिया है, या बीच में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। इस तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं, पूरी तुलना कर सकते हैं कि किसमें किसकी संख्या ज़्यादा रही है, किसका कितना प्रतिशत ज़्यादा रहा है। इस तरह से हम यहाँ तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। सारणियों की सहायता से प्रतिवेदन को संक्षिप्त बनाना सरल होता है। लिखने में बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, लेकिन आप बहुत सी चीज़ों को टैबुलेशन कर देते हैं, टेबल बना देते हैं, तो बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपने जो टेबल बनाई हुई है उसमें तालिका जो बना रखी है उसमें बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो जाती है कि व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक जो स्तर है वो क्या रहा है, उसकी मनोवृत्तियाँ क्या रही, इस तरह की आप यहाँ पर विश्लेषण कर सकते हैं। सारणियों को सांख्यिकी विवेचन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, विचलन तथा सहसंबंध का यूज़ किया जाता है। यानी कि जितना भी आप बात करते हैं सांख्यिकी की, वहाँ यहाँ पर यूज़ करके इसका जो निष्कर्ष है वो प्राप्त किया जाता है, क्योंकि बिना इसके आप तालिका बना नहीं सकते हैं। रिपोर्ट में चित्रमय प्रस्तुतिकरण किया जाता है, दंड चित्रों तथा ग्राफ के द्वारा उसको जो प्रस्तुत किया जाता है, तो आपका जो प्रतिवेदन है वो भी बहुत खूबसूरत लगने लगता है, खूबसूरत भी लगने लगता है और आकर्षक होता है। तो इस तरह से ये जो सारण है इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण का जो तात्पर्य होता है, आंकड़ों को विभिन्न श्रेणियों में क्रमबद्ध करके उन्हें सरल, सुबोध और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना होता है। और प्रस्तुतिकरण के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं उसमें दो प्रमुख चीज़ें हैं। कौन कौन सी? पहला, अवधारणाओं का निर्माण। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हमें अध्ययन विषय से संबंधित जो विभिन्न तथ्य और सूचनाएं प्राप्त होती हैं उन्हें परिस्थिति के अनुसार एक विशेष भाषा में व्यक्त किया जाता है, और विभिन्न दशाओं को स्पष्ट करने के लिए हम एक विशेष अर्थ वाले जिन प्रमुख शब्दों का यूज़ करते हैं उन्हें हम अवधारणा कहते हैं। यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग सामान्यीकरण करते हैं उसको एक कॉन्सेप्ट, यानी कि एक शब्द, बहुत ज़्यादा नहीं, एक शब्द का यूज़ दे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कि जो गांव में बाहुबली होते हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं, शिक्षित हैं, उनकी संख्या बल ज़्यादा अधिक है, उनको सामाजिक आर्थिक स्थिति ऊंची हुई है, तो इस तरह की जो व्यक्ति हैं उनको प्रभु जाति कहते हैं। तो प्रभु जाति जहाँ कॉन्सेप्ट आएगा आपको समझ में आएगा कि हाँ वो बाहुबली हैं, या उनको इस तरह की वो शक्ति प्राप्त है, संख्यात्मक शक्ति है, इस तरह की उनमें विशेषताएं मौजूद हैं। इसी तरह से अगर हम जब बात करते हैं
सीमांतीकरण की, तो आप समझ सकते हैं कि जो SC ST वर्ग है या OBC या जो महिलाएं हैं, इनको इनमें रखा जाता है और इनको अपने जो चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, वो प्राप्त नहीं हुई है। इस तरह से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं एक कॉन्सेप्ट के द्वारा। इसके अलावा चरों का विश्लेषण होता है। अध्ययन के विभिन्न चरों को संबंधित इकाइयों को ही चर कहते हैं। जो अध्ययन के विभिन्न चर होते हैं, उनकी इकाइयों का जो यूज़ किया जाता है, उनको ही चर या वेरिएबल्स कहते हैं। विभिन्न चर ही किसी घटना या परिणाम को स्पष्ट करते हैं या उनके सह संबंध पर प्रकाश डालते हैं कि उन दोनों में एक दूसरे से संबंध क्या है। चरों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है और लेकिन हम इसे अध्ययन के हिसाब से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्वतंत्र चर, यह वो होते हैं जिनको आधार मानकर हम यहाँ पर अध्ययन कोई करते हैं। दूसरा होता है आश्रित चर। आश्रित चर जिन पर अनेक चरों के प्रभाव को स्पष्ट किया जाता है, उन्हें आश्रित चर कहते हैं। यानी स्वतंत्र चर पर ये अनेक प्रभाव को स्पष्ट करते हैं ये, और इन्हें ही आश्रित चर कहा जाता है। सामाजिक अनुसंधान की जो भाषा में है, स्वतंत्र चर की जो प्रकृति अपरिवर्तनशील होती है, यानी कि ये चेंज नहीं होती है, जबकि आश्रित चरों का प्रभाव चेंज होता रहता है, क्योंकि घटता बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि वेबर ने जब पूंजीवाद, है ना, पूंजीवाद के विकास में धर्म के आचारों का प्रभाव का अध्ययन किया था, तो पूंजीवाद एक स्वतंत्र चर के उन्होंने लिया था, और जबकि संसार के विभिन्न जो धर्म हैं, उनको उन्होंने आश्रित चर के ऊपर लिया था। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर इसका प्रयोग करके इन्होंने ये निकाला था। सांख्यिकी विवेचन, अध्ययन विषय से संबंधित ऐसे बहुत से तथ्य प्राप्त होते हैं जो संख्याओं के रूप में होती हैं, तथा उनकी व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण से ही हम कुछ विशेष निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर किसी योजना से प्राप्त, जैसे लाभार्थियों की जो संख्या है, मतलब सरकार ने कोई ऐसी योजना चलाई है, उस योजना में कितने लोगों ने लाभ प्राप्त किया है, उनकी संख्या परसेंटेज 40%, 30%, 35% इस तरह की हो सकती है, या 100 लोगों ने प्राप्त किया है, 50 लोगों ने प्राप्त किया, इस तरह से भी हो सकती है। जो शैक्षणिक सारणी होती है, इनमें भी इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि शैक्षणिक स्तर क्या है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसने हाई स्कूल कर रखा है, मैट्रिक कर रखा है, या जो है ना अपर मैट्रिक कर रखा है, या फिर उसने क्या इंटर कर रखा है ना। ऐसे इस तरह से आपको सरल भाषा में बता देते हैं कि हाई स्कूल, इंटर, BA, है ना, MA, और आपका इससे भी हाई एजुकेशन उसने प्राप्त की। इस तरह से शैक्षणिक स्तर का हम यहाँ पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कार्य कार्य संबंधों का स्पष्टीकरण की। तो सामाजिक अनुसंधान का संबंध उन प्रयोजनों को समझने से होता है जो व्यक्तियों को विशेष तरह के कार्य करने या सोचने की प्रेरणा देते हैं, या आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में इन प्रेरक तत्वों को, कारकों को समझ लिया जाता है, तथा ये कार्य कारण के संबंधों के स्पष्टीकरण की दो तरह के महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि जो कार्य कारण संबंध है, दो चर होते हैं, वेरिएबल जो बात करते हैं, वो क्या करते हैं, वो दोनों चरों के बीच में कार्य कारण, अगर कोई कार्य हुआ है, कोई घटना हुई है, तो उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे प्रेरक तत्व क्या रहे हैं, इसको समझने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। चित्र में तथा आरेखीय प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए सारणियों के रूप में सांख्यिकीय विवेचन महत्वपूर्ण अवश्य होता है, और यही कारण है कि आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में प्रस्तुतिकरण को अधिक सरल, सुबोध और आकर्षक बनाने के लिए चित्रों, दंडों, ग्राफों और वृत्तों का यूज किया जाता है। सामान्यीकरण क्या होता है, आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण का अंतिम स्तर प्राप्त तथ्यों की प्रवृत्तियों अथवा कार्य कारण के संबंधों के आधार पर इसमें निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि यदि हम अपराधियों का अध्ययन कर रहे हैं, है ना, जो क्रिमिनल होते हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, और हम अध्ययन करने पर यह स्पष्ट करते हैं, हमने उनसे मतलब शोध किया, रिसर्च किया, और हमें वहाँ से प्राप्त हुआ कि जो अधिकांश अपराधी हैं, एक विशेष सामाजिक पर्यावरण में ही पहली बार उन्होंने यह अपराध किया था।
तो हम यहाँ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो अपराध होते हैं, जो अपराध का कारण है, वो भौगोलिक और आर्थिक दशा न होकर एक विशेष प्रकार की या विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक दशाएं हैं वो इस बात पर निर्भर करती हैं। तो इस तरह से हम एक सामान्यीकरण लागू कर देते हैं पूरे इस पे कि ये जो क्रिमिनल होते हैं ये ज़रूरी नहीं है, ये नहीं है कि आप ये भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित हों, बल्कि बहुत सी ऐसी सामाजिक दशाएं होती हैं जो इनको प्रेरित करती हैं अपराध करने के लिए, या उन परिस्थितियों में अपराध होता है। इस प्रकार अगर हम देखें, ये कंप्लीट हो गया है आपका, और इस प्रकार हम देखते हैं तो सामाजिक अनुसंधान में जो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है वो बहुत मायने रखता है। टैबुलेशन किसी भी आधार पर आप देख लीजिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, और इन्हीं के आधार पर ही हम जो तथ्य एकत्रित करते हैं, जो हमने रिसर्च किया है उस तथ्य को एकत्रित किया है, उनका वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए आप इन्हीं जो चीज़ें हैं इन्हीं से गुजरते हैं, ताकि जो आपने जो अध्ययन किया है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक हो, और इस तरह से जो विश्लेषण किया जाएगा वो अच्छी तरह से हो, और निष्कर्ष आपको वैज्ञानिक प्राप्त हो सकें, और आपका जो रिसर्च है वो साइंटिफिक हो। तो आज का जो क्लास था यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास हम लोग कल करेंगे। तो आज जाने से पहले आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।